क्या सच में कैनिबल्स यानी आदमखोर होते हैं? आदमखोर यानी ऐसे लोग जिनको इंसानी गोश्त खाने का शौक होता है। 2013 में मुल्तान के लोगों में एक खौफ फैला हुआ था क्योंकि कब्रों में से लाशों को निकालकर खाया जा रहा था। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सारा परवीन से। इंटरनेट पर इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे रिसर्च से ये ज़रूर पता चलता है कि इनकी 2 बहनें और एक भाई था जो हमारी कहानी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। इनके मुताबिक सारा परवीन को थ्रोट कैंसर था। स्टेज 4 के डायग्नोसिस के बाद सारा परवीन दुनिया से रुखसत हो जाती है और इनको दरिया खान के एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अगले ही दिन जब दोनों बहनें सारा परवीन की कब्र पर पाते पढ़ने के लिए जाती हैं तो कब्र को देख कर उनको एक शौक लगता है, एक ऐसा शौक शायद जिसको वो सारी जिंदगी न भुला सके। सारा परवीन की कब्र खुली हुई थी और उसके अंदर लाश मौजूद नहीं थी। सूरत हाल को देखते हुए दोनों बहनों ने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने कब्र में से निकलते हुए जूतों के निशानों का पीछा किया जो कि एक मकान पर जाते थे। जब उस मकान के दरवाजे को तोड़कर रेड की गई तो सामने ही मोहम्मद आरिफ नामी मुजरिम चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसने पुलिस को देखते ही फौरन सरेंडर कर दिया। इससे पहले मुझे लगता था कि आदमखोर सिर्फ अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, लेकिन नहीं। फिर मुझे पता चला अली ब्रदर्स के बारे में। इन टेंशन से पूछे जाने पर इसके रिस्पॉन्स से यही जाहिर होता है कि उसको अपनी करतूतों पर कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसका तो ये कहना था कि देखे जी ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, हमने इसको मारा थोड़ी, ये तो पहले से ही मरी हुई थी। हम जैसे गरीब लोगों को तो ऐसे ही गोश्त नसीब होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चलता है कि ये आरिफ तो सिर्फ गोश्त खाने वाला था, लाश को कब्र से निकालने वाला और पकाने वाला तो उसका दूसरा भाई मोहम्मद फरमान था, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही उस वक्त के पंजाब के सीएम ने एक मैनहंट मिशन लॉन्च किया और डीएसपी की तरफ से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया गया था, अगर मिल जाए तो गिरफ्तार कर लो और अगर भाग जाए तो गोली मार दो। एक इंटेलिजेंट और काबिल स्टूडेंट 15 मिनट के अंदर अंदर अपने पूरे इलाके में बदनाम हो गया। फरमान को जैसे ही अपने इलाके में पुलिस की गाड़ियां नजर आई तो उसको पता लग गया था कि यह गाड़ियां उसके लिए आई। फरमान अपने घर के किसी बंदे को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि उसको पता था कि पुलिस ने उसके घर के तमाम बंदों को घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए फरमान ने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल की आर्जी तौर पर रिहाइश लेने के लिए, जिस पर उसके ब्रदर इन लॉ ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये बोला कि कल को तुमने किसी की बहन खाई, आज हमारी बहन खाओगे। हमारे घर आने की हिम्मत ना करना वरना पुलिस को बता दूंगा। याद रहे कि दोनों भाइयों की बीवियां आरिफ और फरमान की उसको डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से छोड़ चुकी थी। फरमान के ब्रदर इन लॉ ने फरमान से उसकी लोकेशन पूछी और सामने पड़ी पुलिस को बता दी। इसी के 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने पाकिस्तान के वाहिद आदमखोरों और सीरियल किलर को पकड़ लिया। हमारी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था, एक ऐसा ट्विस्ट जो इन आदमखोरों की जिंदगी को आसान बनाने वाला था। दरअसल पाकिस्तान में कभी कैनिबलिस्ट एक्टिविटी डॉक्यूमेंट नहीं हुई, ना तो मॉडर्न डे पाकिस्तान में, ना ब्रिटिश इंडिया पर, ना ही इससे पहले। इसलिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जो इंसान के गोश्त खाने को पेनलाइज कर सके। इसलिए इनको सिर्फ 2 साल की सजा हुई, वो भी सिर्फ और सिर्फ कब्र खराब करने की वजह से। बिल्कुल इसी जगह इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रिलीज होने के कुछ महीनों बाद ही पुलिस को दरिया खान के इलाकों से शदीद बदबू आने की शिकायत मौसूल होना शुरू होती है, जिसके बाद आरिफ और फरमान के घर को चेक किया जाता है तो एक बच्चे का सरतन से जुदा मिलता है। इसका मतलब ये था कि ये लोग अभी भी इंसानों को खाने से बाज नहीं आए थे और बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए थे। पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गिरफ्तार करके अपने पास रख लिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इनके घर में इनकी एक मजदूर बहन रहती थी, जिसके सामने ना सिर्फ ये बेदर्दी से इंसानों का गोश्त पकाते थे बल्कि इसको भी जबरदस्ती से खिलाते थे। कोर्ट का रूम इस कहानी का सबसे खुश कर देने वाला मंजर दिखाता है, क्योंकि कोर्ट में इनकी ये मजदूर बहन, इसका बाप और इनकी तलाक याफ्ता बीवियां और इनके साले इनके खिलाफ गवाही दे देते हैं। इन दोनों भाइयों को सजा दे दी जाती है। कोर्ट इनको मेंटली डिस्टर्ब करार दे देता है और इनको उम्र कैद या सजाए मौत की बजाय सिर्फ और सिर्फ 12 साल की सजा दे जाती है। मतलब यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद आदमखोरी का केस है जो कि रजिस्टर हुआ था। स्टैटिक के मुताबिक दुनिया भर में आज भी आदमखोर बहुत प्रिविलेंट है। साल 2012 में ब्राजील में 3 लोग गिरफ्तार हुए थे इंसानी मांस की केकड़ी पेस्ट खाते हुए। इससे पहले 1994 में ब्राजील में 25 लोगों की कम्युनिटी एक्टिवली इंसानी लोगों का मांस खाती थी, जिसमें से एक आदमी का ये कहना था कि मैंने लोगों की हिफाजत और इन्हें खुदा के हवाले करने के लिए पाकिज़गी के लिए कुछ। यानी आज के दिन दुनिया में जहाँ भी आदमखोरी होती है वो सिर्फ मजहब की वजह से होती है। इवन इंडिया में भी एक अघोरी नाम की कम्युनिटी है जो रिलीजियस रीजंस की वजह से इंसानी गोश्त खाती है। इंडिया में 2006 से 2007 तक एप
सुरेंद्र पोली नामी शख्स हंट पर निकला हुआ था और बहुत से लोगों का ये कहना भी था कि ये छोटे बच्चों को मारकर खाता भी था। मगर दुनिया की आखिरी जानी पहचानी ट्राइब जो ये ट्रेडिशन करती है वो है इंडोनेशिया में मौजूद कोरवाई ट्राइब। इन तक पहुंचने के लिए आपको 9 घंटे की हाइक करनी पड़ती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं खाएगा। मगर क्या इंसानी गोश्त खाने की सज़ा सिर्फ 12 साल होनी चाहिए जो इन 2 भाइयों को दी गई? क्या ये सज़ा जस्टिफाइड है? लास्ट में बताना और सब्सक्राइब को